रेटिनोब्लास्टोमा एक आँखों का कैंसर है। ये बच्चों में होता है और बच्चों का सबसे कॉमन कैंसर है ये आँख के पीछे एक लेयर होती है, रेटिना कहते हैं उसको, उसमें कैंसर होता है। और ये कैंसर बच्चे पैदा होने से पहले ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कई बार बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद ये कैंसर डिटेक्ट हो पाता है और लगभग 7 साल की उम्र तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ट्यूमर आपको मिल सकता है। रेटिनोब्लास्टोमा के थ्योरेटिकली उसके स्टेज में काफ़ी काम चलता है और हम लोग डॉक्टरों के लिए स्टेजिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दूसरों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि रेटिनोब्लास्टोमा ज़्यादातर आँख के अंदर ये कैंसर होता है, लेकिन जब इसका स्प्रेड बाहर हो जाता है, ये आँख के कोट के बाहर अगर ये कैंसर फैल जाता है तो इसकी स्टेजिंग चेंज हो जाती है, वो एडवांस स्टेजेस में आता है। तो ग्रेड 0, 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से हम लोग उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कब स्टेजिंग में किस स्टेज ट्यूमर कब आँख के अंदर है और कब ट्यूमर आँख के बाहर है। तो आँख के बाहर होते ही उसकी स्टेजिंग चेंज हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। स्टेजिंग का मतलब होता है कि आप ये समझ सकते हैं कि उसका इलाज कैसे होना है, क्या क्या इलाज होना है और इलाज के बाद किस तरह का फ़ायदा होना है। रेटिनोब्लास्टोमा के लिए एक जीन डिटेक्ट किया गया है, RB1 जीन, लेकिन ये हर रेटिनोब्लास्टोमा के केस में पॉजिटिव नहीं मिलता है। जिनके दोनों आँखों में रेटिनोब्लास्टोमा होता है, ऐसे 10 में से 4 बच्चे होते हैं जिनके दोनों आँखों में कैंसर होता है जिसमें ये जीन पॉजिटिव मिलता है। बाकी 6 जो बच्चे होते हैं या 60% जो बच्चे होते हैं उनके बारे में पता नहीं चल पाया है कि वो कैंसर उनको क्यों होता है, वो जनरली एक आँख में होता है और इसके अलावा और कोई कारण नहीं है जिसके बारे में हम लोगों को पता है। उस पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा हमको उसके बारे में और डिटेल पता चलेगा। और रेटिनोब्लास्टोमा के पहचान में एक वाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं, कैट्स आई रिफ्लेक्स बोलते हैं, उसके आँख के अंदर उसको एक सफ़ेद रिफ्लेक्स दिखाई देता है, तो जिसकी वजह से ये पता चलता है कि उसकी आँख में कोई गड़बड़ी है। और कभी फोटोग्राफी के समय या किसी भी समय वाइट रिफ्लेक्स इज़ द कॉमनेस्ट थिंग, वो सबसे कॉमन है जिसकी वजह से बच्चे पता चलते हैं। उसके अलावा कभी कभी बच्चों की आँख तिरछी हो जाती है, भैंगापन मिलता है। भैंगापन का कारण ये होता है क्योंकि उस आँख में रोशनी नहीं होती है तो आँख अंदर या बाहर की तरफ चली जाती है। थोड़ा सा जब रेटिनोब्लास्टोमा एडवांस हो जाता है तो आँख के लाली आ जाती है बहुत ज़्यादा आँख में और बच्चा काफ़ी रोता हुआ भी हो सकता है क्योंकि उसके आँख में काफ़ी पेन बढ़ जाता है। तो ये सब कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो रेटिनोब्लास्टोमा के साथ एसोसिएटेड हैं। लक्षण में जैसे कि मैंने बताया उसमें वाइट रिफ्लेक्स कॉमन है, भैंगापन है और आँखों की लाली और दर्द, ये उसके लक्षण हैं। रेटिनोब्लास्टोमा रोग एक तो पहले जब डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है अपने क्लिनिक में, आँख का डॉक्टर ही ज़्यादातर उसको पहचानता है। वैसे जनरली वाइट रिफ्लेक्स में बच्चे के वाले डॉक्टर भी उसको पहचान लेते हैं और वो आपको सही जगह रेफ़र कर देते हैं। जब वो आँखों के डॉक्टर के पास जाता है तो आँखों का डॉक्टर उसके रेटिना के एग्जामिनेशन में देखता है कि उसमें ट्यूमर है। कई बार ब्लड की वजह से या दूसरे ओपेसिटीज़ की वजह से वो चीज़ नहीं पता चल पाती है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में उसके टिपिकल फीचर्स हैं जिसमें कि एक ट्यूमर दिखता है और साथ में उसमें कैल्सिफिक डिपॉजिट्स होते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट दिखाई देता है। ये सब अल्ट्रासाउंडिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि वो रेटिनोब्लास्टोमा है। उसके अलावा सीटी स्कैन में पता चलता है और एमआरआई में भी पता चल सकता है। सीटी स्कैन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ट्यूमर है इसका लाइन जो डेवलपमेंटल लाइन है वो पीनियल ग्लैंड एक होता है सर के अंदर, दिमाग में एक पीनियल ग्लैंड होता है, उससे भी एसोसिएटेड होता है। तो कई बार ये रेटिनोब्लास्टोमा पीनियल ग्लैंड का कार्सिनोमा के साथ भी एसोसिएटेड रहता है जिसको पीनियलोमा बोलते हैं। इसका इलाज डिपेंडिंग, जैसे मैंने बताया कि स्टेजिंग के बेसिस पे इसका इलाज डिसाइड होता है। उसका इलाज हम लोग आँख के अंदर सुई लगाकर कर सकते हैं, आँख के अंदर रेडिएशन दे सकते हैं, आँख के बाहर से प्लाक थेरेपी बोलते हैं, प्लाक रेडिएशन दे सकते हैं। ब्लड में हम लोग इनके इंजेक्टेबल दे सकते हैं जिसमें कि बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि रेटिनोब्लास्टोमा में इफ़ेक्टिव हैं, वो सब दवाइयाँ चला सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट चलता है उसमें है कि जो आँख में ब्लड सप्लाई है, जो आँख की स्पेसिफिक ब्लड सप्लाई है, उसके अंदर हम लोग ये जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उसको देते हैं। और इन सब चीज़ों से पहले
जब रेटिनोब्लास्टोमा बहुत अर्ली डिटेक्ट किया जाता है, जब उसमें बहुत छोटा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, तो हम लोग उसमें लेज़र से उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो सेंटर पार्ट ऑफ द आई में है, रेटिना में है, तो हम लोग लेज़र से उसको जला सकते हैं। और अगर वो पेरिफेरी है जहाँ लेज़र संभव नहीं है, वहाँ पर हम लोग एक ठंडी सिकाई होती है, क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। तो ये सब अर्ली स्टेजेस में है। एंड इसके अलावा ये लेज़र और क्रायो हम लोग तभी भी कर सकते हैं जब एक बार आपने इलाज कर दिया, उसके फॉलोअप में फिर छोटे छोटे सीड्स जब उसके आते हैं, तो भी आप उनमें लेज़र या क्रायो से सिकाई कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है और बहुत रेगुलर फॉलोअप एंड विजिट्स में रहना पड़ता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो कई बार डिटेक्ट नहीं होते हैं, जो थोड़े दिन के बाद पता चलते हैं। इलाज पूरे होने के बाद भी ये वापस आ सकता है, तो उसको उसी समय से सही अगेन फिर उसको उसका साइज़ और स्टेजिंग के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। रेटिनोब्लास्टोमा जीन कोई भी जो डेवलपमेंट होता है, जो सेल डिवीज़न होता है, उसको मॉड्यूलेट करता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो अगर वो मॉडिफिकेशन जीन एब्सेंट होगा तो सेल्स अपने आप ग्रो करते जाएंगे, उनको रोकने वाला जीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो रेटिनोब्लास्टोमा जो 1RB1 जीन है उसमें यही डिफेक्ट होता है, तो जो ग्रोथ ऑफ सेल्स है वो डिफेक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो जीन डिफेक्टिव है तो सिर्फ आँख का रेटिनोब्लास्टोमा नहीं, कहीं कहीं और भी कैंसर्स को वो प्रमोट करता है, जिसमें एक मेडुलोएपिथेलियोमास होते हैं, मेलानोमास होते हैं, किडनी में और ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो ये और भी ट्यूमर्स के लिए प्रोन हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसके आँख का इलाज आप कर रहे हो उसके बाकी शरीर में और इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है ऐसे कंडीशंस में। नॉर्मली रेटिनोब्लास्टोमा जब डिटेक्ट होता है, विदेशों में तो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। हमारे यहाँ हमारे देश में लोगों का अवेयरनेस बहुत कम है, लोग बहुत लेट स्टेजेस में जाते हैं। तब कई बार ऐसी स्थिति होती है जिसमें सीधा सीधा आँख निकाल देना पड़ता है। अर्ली डिटेक्शन होने से उसका स्प्रेड आउटसाइड द कोट ऑफ आई, मतलब आँख के कोट्स के बाहर वो स्प्रेड नहीं करता है। आँख के बाहर स्प्रेड करने के लिए उसको किसी भी ब्लड वेसल के आसपास होना चाहिए, ऑप्टिक नर्व के पास होना चाहिए। तो वहाँ से वो बाहर की तरफ स्प्रेड करता है। बाहर की तरफ पहले वो आँख के आसपास के इलाके में फैलता है, कभी कभी वो सीधा ब्रेन में भी फैल सकता है। और अगर ब्लड से फैलेगा तो कहीं बहुत डिस्टेंट प्लेस में भी जा कर के ये अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जब स्टेजिंग हम कर रहे थे तो स्टेजिंग में यही पता करते हैं कि वो बाहर उसका स्प्रेड है कि नहीं। अगर बाहर स्प्रेड होता है तो आप सिर्फ आँख का इलाज करेंगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा। उसको सिर्फ आँख को रेडिएशन देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको एक मल्टी ड्रग रिजीम, जिसको कीमोथेरेपी बोलते हैं, वो देने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो हर जगह जहाँ वो कैंसर सेल्स हैं उनको किल करता है। मोर ओवर अभी इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक चीज़ होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो जो RB1 जीन है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि ये ट्यूमर फिर से नहीं हो। और ये ट्यूमर जो जैसा मैंने पहले बताया कि 40% लोगों के जिसके दोनों आँखों में ट्यूमर होता है उसका इनहेरिटेंस होता है, मतलब वो पेरेंट्स को भी हुआ हो सकता है और इस बच्चे के आगे बच्चे को भी हो सकता है, मतलब इसका जेनेटिक ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर इसका स्प्रेड बहुत दूर तक हो गया है और वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है तो जानलेवा भी हो सकती है। कई बार ट्यूमर के अलावा जो इलाज चलता है, बहुत छोटे बच्चों में अगर इलाज चलता है, उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, उनको कुछ और भी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये जो दवाइयाँ हैं, वो भी जो कीमोथेरेपी वाली दवाइयाँ हैं, ये भी काफ़ी टॉक्सिक होती हैं, जिसकी वजह से भी जान जा सकती है। रेटिनोब्लास्टोमा वयस्कों में बहुत कम रिपोर्टेड है। हालांकि एडल्ट रेटिनोब्लास्टोमा करके एक एंटिटी है जो किताबों में मिलती है, लेकिन ये काफ़ी रेयर है।